नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गांव कलिंगा में मकान के छत ढहने से 3 नाबालिग बच्चियों की मौत, 3 हुए गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रीय शिक्षक समारोह में 101 शिक्षक हुए सम्मानित। जल भराव के क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक रहेंगे बंद। रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने से बढ़ेगी डाक सेवा की स्पीड, कहा डाक अधीक्षक संजय कुमार ने। स्वामी जीतू धानक समाज कल्याण सेवा समिति ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। भिवानी के सूरज तंवर का आबू धाबी के लिए चयन। अब खबरें विस्तार से। बीती रात निकटवर्ती गांव कलिंगा में सो रहा परिवार उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब बरसात में मकान भर भराकर गिर गया। मकान दुर्घटना में घायल ओमपाल के चाचा मनबीर ने बताया कि मकान में दबे 6 व्यक्तियों में से 3 बेटियों की मौत हो गई और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल सदस्यों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पाकर तहसीलदार जयवीर व ग्राम सचिव अजय मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान की। जिले के कलिंगा गांव में अधिक बरसात के चलते मकान की दीवार दरकने से मकान में सो रहे 6 व्यक्तियों पर मकान की छत आ गिरी तथा मकान भरभरा कर गिर गया। इस घटना में मकान में सो रहे 6 व्यक्तियों में से 3 की मौत हो गई और 3 अन्य को गंभीर रूप से घायल होने के चलते रोहतक पीजीआई में दाखिल करवा दिया गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार जयवीर व ग्राम सचिव अजय ने बताया कि ओमपाल अपने 4 बच्चों व पत्नी सहित गाँव के बाहरी क्षेत्र में कृष्ण के मकान में 4 वर्षों से किराए पर रह रहा था। वह मूल रूप से मजदूरी का कार्य करता था। उसका खुद का मकान गांव के बीच में जर्जर अवस्था में था, इसीलिए उसे किराए पर रहना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे के बाद ओमपाल को मकान बनाने के लिए इस योजना में शामिल किया गया था तथा उसका मकान बनना अभी बाकी था। ओमपाल के चाचा मनबीर व पड़ोसी संदीप फौजी ने बताया, जब राहगीरों ने मकान को गिरा हुआ देखा तो तुरंत परिवार के सदस्यों को निकालकर रोहतक मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। ग्रामीणों ने मजदूर परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने व उसके परिवार के इलाज का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने की मांग की है। दोबारा सुबह सूचित किया है 5 बजे के जैसे हादसा हो गया है ग्राम पंचायत में। हमारी कार्यालय पर ड्यूटी लगी हुई है। मेरे पास 2 पंचायतें हैं, शह और कलंगा। मैं पूरे दिन कल इधर ही था, रात में इधर शाम तक, फिर उसके बाद मैं शह गया हूँ। सुबह ही मैं इधर आ लिया हूँ। सरपंच साहब की जैसे सूचना मिली, हमने जिन व्यक्ति के साथ में ये दुर्घटना घटी हुई है उनका ग्राम पंचायत की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी पास किया हुआ था। यह आर्थिक मजदूर थे, गरीब थे। सरपंच साहब ने इनको मतलब सहारा देने की भी, ग्राम पंचायत ने भी सहारा देने के, और सरकार ने भी, बीडीओ सर ने भी इनकी मदद करने के लिए आश्वासन दिया हुआ है। जो भी सर भी आएंगे अब थोड़ी बहुत देर में। मकान गिरने का मुख्य कारण क्या बरसात है या बरसात का 3 दिन से लगातार भारी बरसात चली हुई है। पूरा ग्राम पंचायत की चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ग्राम पंचायतों की तरफ से ट्रैक्टर, बिजली विभाग की तरफ से मोटरें वगैरह सब लगाई हुई है। पानी निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। पीछे पानी भरा हुआ था, दीवार खिसकने के कारण ये घटना है। और आप कब मौके पहुंचे, क्या सूचना मिली आपको? ये कल रात की घटना है। 2 मियाँ बीवी थे, 4 इनके नाबालिग बच्चे थे। 3 बच्ची की डेथ होगी और उनका बच्चा और वो घायल हैं जो पीजीआई में एडमिट हैं। और ये शायद किराए के मकान पे रह रहे हैं। पीछे पानी होने की वजह से दरक गया, जिसकी हादसा हो गया। और प्रशासन जितनी संभव होगी उतनी मदद करने लग रही है। क्या नाम है सर? हाँ जी, क्या नाम है सर? जयवीर सिंह। अपने जो पड़ोस में ओमपाल मजदूर है उसका मकान गिर गया है, तो तब हम भाज के आए हैं। पहले इसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, फिर उन्होंने पड़ोसियों को और भी बताया और तब जाके सभी भाइयों ने, पास पड़ोस के लोगों ने जो उनको बाहर निकाला। क्या सारे के सारे मलबे के नीचे दबे हुए थे? हाँ, सारे के सारे मलबे के नीचे दबे हुए थे, जिनकी आवाज़ें पहले आ रही थी। हम उनको जो है जिंदा है तो उनको बचाया जाए, पहले उसको ओमपाल को, फिर उसकी घरवाली को, और फिर उसका छोटा बच्चा जो कम से कम 3 से 4 साल का लगभग बच्चा है। और तो 3 लड़कियां थी, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उनको फिर बाद में निकाला गया, तो वो डेथ हो चुकी।
मजदूरी से अपने बाल बच्चों का पेट पालता है जी। 3 लड़कियां एक लड़का है। ये रात को 8 के करीब हादसा हुआ बता रहे हैं। यहाँ ये अकेला मकान पड़ता है, इसलिए किसी को पता नहीं लगा। सुबह कोई गोबर घेरने के लिए आया, उसने पब्लिक में शोर मचाया, तब इसको निकाला गया है। बच्चे 3 लड़कियां मौके पे एक्सपायर हो चुकी हैं। लड़का छोटा ओमपाल और उसकी मिसिज, उनको कुछ सांस चल रहा है, जो PGI मेडिकल में है। अब ये तो ट्रीटमेंट के बाद पता चलेगा कि उनको क्या हुआ, कितना हुआ, क्या पोजीशन है। ये तो अभी फोन मिल नहीं रहा जी। हमने तो इतनी सोचे। क्या मांग करते हैं जी सरकार से? हम क्या तो मांग? सरकार से यही मांग करते हैं कि जो बच्चे जिनकी जान गई है उनका उचित किस हिसाब किताब किया जाए। बच्चों का जो जान चली गई, इसको जो लॉस हुआ उसका कुछ न कुछ इसको बेनिफिट सरकार की वजह से दे। इसका लालन पालन के लिए भी कुछ न कुछ कराए, यही सरकार से गुहार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति, शिव शक्ति सेवा कल्याण ट्रस्ट और सदाचारी शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में बाबा जहरगिरी आश्रम में 28वें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले 101 शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण और विकास में शिक्षक का अहम योगदान होता है। वहीं जोगीवाला शिव मंदिर महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि गुरु बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर एक सच्चे गुरु का कर्तव्य निभाता है, इसलिए हमें अपने गुरु व माता पिता का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक सम्मान समारोह में बोलते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक सम्मान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। शर्मा ने कहा कि शिक्षक पर राष्ट्र की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको एक अध्यापक के तौर पर नहीं अपितु गुरु के तौर पर शिक्षण का कार्य करके और अपने छात्रों से सम्मानजनक रिश्ता बना करके पूर्ण करना चाहिए। पूर्व मंत्री ने कहा कि खुद भी वो शिक्षक रह चुके हैं, इसलिए उनको शिक्षा का महत्व और शिक्षक की गरिमा का आभास है। इस सफल कार्यक्रम के लिए उन्होंने आयोजकों को साधुवाद दिया। वहीं इस अवसर पर जोगीवाला मंदिर के श्री महंत वेदनाथ महाराज और शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद रहे। की एक प्रतिष्ठा है, ये उत्तरी भारत की काशी कहलाती है। मेरे साथ में बैठे हुए पूज्य महाराज वेदनाथ जी और शिव शक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति महोदय, उनका जो जन्मदिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में पिछले 28 वर्षों से मनाया जा रहा है। राजकीय स्तर पर भी मैंने कई बार राजभवन में हजारों शिक्षकों को सम्मानित किया है और आज भिवानी अपनी प्रिय नगरी में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और संत, क्योंकि ये भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश है, इसकी सबसे प्राचीन संस्कृति है। अभी चाइना में भारत के बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी धमाल करके आए हैं और चाइना में शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नरेंद्र भाई मोदी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाइना से बना है। ट्रंप हमको धमकी दे रहे थे, परंतु वहां शी जिनपिंग ने कहा भारत और हमारे चाइना के जो संबंध हैं, वेनसांग भारत में गए थे, फाइयान भारत में गए थे, इत्सिंग पहली यात्रा में भारत में आए थे और आज फिर से पूरी दुनिया में भारत का जो डंका बजा है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उसके लिए मैं भारत के 142 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं। लोग हमको धमकाने लगे थे पर हमने उनको उल्टा कर दिया है और आज शिक्षक दिवस है। ये भारत साधु संतों की जागीर है। ये भारत शिक्षक के मार्गदर्शन में चलता है, ये साधु संतों के मार्गदर्शन में चलता है। ये मंदिर से इसका शुभारंभ होता है और आज मैं इस अवसर पर जितने अध्यापक भाई बहनों को सम्मानित किया जाना है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। वोट चोरी का आरोप लगा रही है भाजपा की, वो तो फेल हो गया है, वो तो गुजरा उतना
बिहार में राहुल गांधी भारत का विपक्ष नेता लगता ही नहीं जब वो मुंह खोलता है। मैंने हरियाणा की विधानसभा में यहाँ साथी बैठे हैं, एक जाके और एक बड़ा अहंकारी मुख्यमंत्री होता था, तो मैंने उसको सामने बैठा करके कहा था, मैंने कहा एक गांव में नंबरदार मर गया, पड़ोस का छोरा अपनी मात पूछने लग गया, माई नंबरदारी किसका आवे? बोलो भाई उमराव का आवे। बोलो उमराव भी मारा जा तो। बोलो राम मेहर का आवे। बोलो राम मेहर के भी किमें हो जा तो। माँ समझ गई, बोला बेटा सारा गांव मर जाइए, तेरा नाम नंबरदारी में नहीं है। राहुल गांधी के बारे में मैंने अनेक जनसभाओं में कहा है, ये जब बोलता है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से राहुल गांधी के दिमाग के फ्यूज उड़ गए। अभी जो हमारे मंत्री रामविलास जी ने आपको शिक्षा के बारे में विशेष जो बात कही, शिक्षा कोई भी दे वो गुरु रूप में दी जाती है। तो गुरु का शब्द एक तत्व का है, खाली शारीरिक रूप में नहीं है। वाणी से वचन से जो हम गुरु तत्व को जो मानते हैं वो पूर्ण गुरु होता है। तो शिक्षा के विषय में जो आप ये दिवस मनाते हैं वास्तव में एक पूर्ण रूप है, क्योंकि हम जैसी शिक्षा ग्रहण करेंगे वैसे ही हमारा जीवन तैयार होगा। उसके लिए कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु को सर्वोपरि माना है, क्योंकि उस तत्व से जो आत्मा सत्य का स्वरूप है, जिसको सत्य का मार्ग दिखाता है, चाहे वो सामाजिक सेवा के दिखाए या देश की भक्ति के लिए दिखावे या आध्यात्मिकता जो हमारे परमात्मा के स्वरूप को जो दर्शाए, उसी का नाम गुरु कहते हैं। गुरु नाम का गुरु माने अंधेरा, गुरु माने प्रकाश। जो अंधकार की इसको दूर हटा कर प्रकाश की ओर करता है उसी का नाम गुरु है। उसी की शिक्षा को स्वयं आज जो आप उसको मना रहे हैं, उसके लिए हम पूर्ण रूप से आपको साधु होने के लिए आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमारी ये परंपरा है जो सनातन धर्म है, आदि अनादि है, उसमें गुरु शिष्य परंपरा, माता पिता, मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान राम मान, तो वो मर्यादा के तहत हम रह करके जो कार्यक्रम करते रहेंगे तो हमारा जीवन भी स्वच्छ साफ होगा, हमारा समाज भी और हमारा विश्व में शांति का स्वरूप रहेगा। देखिए, जैसी हमारी हिंदू संस्कृति है जिसमें गुरु को भगवान से ही बड़ा माना है, हमारे महापुरुषों ने इसके बारे में, गुरु की महिमा के बारे में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये है एक संस्कृति और जो एक परंपरा है जिसमें हम गुरु का सम्मान करते हैं, जो कि हमारा पथ प्रदर्शक होते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र हमारा जागृत करते हैं, तो हमें इसके बारे में हमारी उस संस्कृति को भी ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को ये एक संदेश देना चाहिए, ये प्रेरणा पीढ़ियों को लेनी चाहिए कि गुरु का स्थान कितना महत्व रखता है और गुरु के बिना जो ज्ञान है वो अधूरा है। स्वराज कार्यक्रम में कोचियों से सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इस तरह से कार्यक्रम होने से कहीं न कहीं वो मिलता है, सम्मान मिलता है, तो शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। इसमें जो शिक्षक साथी उत्कृष्ट कार्य अपने क्षेत्र में करते हैं, उनको जिस प्रकार से समाज में एक खास पहचान और एक सम्मान जो दिया जाता है, यह न केवल उनके लिए एक सम्मान का विषय बल्कि पूरे शिक्षक समाज के लिए सम्मान का विषय है। और जैसे मैं बार बार अपने आमतौर पर जो भी कहीं कोई मतलब विषय होता है बताता आया हूँ कि मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है जब अपने शिक्षक साथियों को उनके समाज के प्रति जो दायित्व अच्छे से निभाते हैं उसकी एक उनको रिकग्निशन जो मिलती है और दूसरे साथियों को भी इससे प्रेरणा मिलती है और समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त साहिल गुप्ता ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारी बरसात के चलते व बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भिवानी, बवानीखेड़ा व तोसाम खंड के निजी व सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र व कॉलेजों को आगामी आदेशों तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि तीनों खंडों के जल भराव वाले क्षेत्रों के जर्जर हालत स्कूल भवनों में पढ़ने वाले बच्चों की छुट्टी रहेगी। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने कहा कि जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण भिवानी और तोशाम उपमंडल के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस कारण यातायात बाधित हो रहा है और जन सुरक्षा का भी खतरा बढ़ा हुआ है। इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत
जनहित में भिवानी, भवानीखेड़ा और तोशाम खंड के सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। डीसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर पर रहें और अनावश्यक यात्रा न करें। नदी और नहर के किनारों, नालों व निचली सड़कों पर जाने से बचें। नागरिक सहायता के लिए जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा जारी आपातकालीन स्थिति में 01642410777 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डीसी ने बताया कि जल भराव से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी, B&R, विकास एवं पंचायत तथा PHED अधिकारी को हाई अलर्ट पर रखा है। नालियों की सफाई, बाढ़ के पानी की पंपिंग तथा तटबंध संरक्षण का कार्य, आपातकालीन स्थिति के लिए स्वास्थ्य विभाग संवेदनशील गांवों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों तैनात करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग, अग्निशमन सेवाएं और नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक निकासी और बचाव कार्य के लिए तत्परता से सतर्क हैं। उपायुक्त महोदय ने जैसा बारिश का मौसम है, इसको देखते हुए छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से ये आदेश दिए हैं कि खंड भिवानी, खंड भवानीखेड़ा और खंड तोशाम, इनमें आगामी आदेशों तक छुट्टी रहेगी और पूरे जिले में जितने भी कंडम्ड बिल्डिंग हैं उनके अंदर किसी भी बच्चे को या सदस्य को या स्टाफ मेंबर को नहीं बिठाया जाए, क्योंकि प्रत्येक जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे आदेश किए गए हैं। विद्यालय में पानी ना हो लेकिन रास्ते में पानी हो, बच्चे को वहाँ दिक्कत हो सकती है। और इस मौसम में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। कई जैसे खेतों में स्कूल हैं तो बीच में जंगली जो है जीव जंतु या जीव जंतु निकलाते हैं, वो भी बच्चों को नुकसान कर सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से डीसी साहब ने ये आगामी आदेशों तक आदेश किए हैं। डाक विभाग ने अपने उपभोक्ताओं को बेहतरीन डाक सुविधा प्रदान करने के लिए रजिस्टर्ड डाक प्रणाली में बदलाव किया है। इस बारे में डाक विभाग भिवानी मंडल अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि रजिस्टर्ड पोस्ट की व्यवस्था को अब स्पीड पोस्ट व्यवस्था में मर्ज कर दिया है। विभाग के द्वारा लिए गए इस निर्णय में उपभोक्ताओं को बेहतरीन डाक सुविधा उपलब्ध होगी और कभी भी उपभोक्ता भेजी गई या आने वाली डाक का सामान का स्टेटस जान सकेगा। डाकघर भिवानी मंडल के अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि डाक विभाग मुख्यालय के आदेशानुसार डाक भेजने की गति को और तेज करने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मर्ज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के इस निर्णय से किसी भी डाक को या आर्टिकल को गंतव्य स्थान तक भेजने में कम समय लगेगा और ग्राहकों को पहले से बेहतर सुविधा मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि पहले रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट अलग अलग बैग में जाती थी, लेकिन अब डाक को गति प्रदान करने के लिए दोनों प्रकार की रजिस्टर्ड व स्पीड पोस्ट को एक ही बैग में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई डाक उपभोक्ता भेजे गए आर्टिकल का प्रूफ लेना चाहता है तो उसके लिए उसे 10 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसके अलावा इस सुविधा के अंतर्गत उपभोक्ता भेजी गई आर्टिकल या डाक का स्टेटस भी जान सकेगा कि उसकी भेजी गई डाक कब तक पहुंचने वाली है या कहां तक पहुंच चुकी है। रजिस्टर्ड सेवा जो है वो एड्रेस स्पेसिफिक है और स्पीड पोस्ट है वो एड्रेस स्पेसिफिक होते हैं। जो ये बंद का मतलब ये है कि अभी जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है ना, अभी RH आर्टिकल जो आ रहे थे, RH या EH स्पीड पोस्ट में आते हैं, अभी अलग अलग बैग बनते थे। अभी जो फास्ट मूवमेंट देने के लिए इसको एक ही बैग में जाएंगे और अभी है ना RH से बस में गई, ट्रेन में गई, जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल अभी फिलहाल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शुरू कर दिया गया है पूरे इंडिया में। भाई रोड डाक जाती है ताकि स्पीड से डाक पहुंच सके। और हर इसमें चेंज ये किया गया कि अगर किसी को प्रूफ चाहिए, जैसे प्रूफ उसमें 10 रुपये रेट है प्रूफ का, तो उसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल कोई करवाता है, अभी मेरे को प्रूफ चाहिए कि उसी को दिया गया है, उसके 10 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे POD के रूप में। और उसको वो सुविधा रजिस्ट्री वाली सुविधा उसमें मिल जाएगी, फास्ट मूवमेंट भी होगा और उसको सुविधा भी मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन है इसके लिए भारत का ऑर्डर 18 अगस्त 2025 का नोटिफिकेशन है, हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको ये 1/9/2025 इन्होंने बंद करने का फैसला किया, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ये अगले माह से 1/10/2025 से बंद होगी और इसको आप बंद नहीं मान सकते, ये फास्ट मूवमेंट होगा इसमें। और आपको प्रूफ डिलीवरी चाहिए तो 10 रुपये मात्र एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे,
उसमें आपको रजिस्टर सेवा भी आपको मिल जाएंगी। हनुमान गेट पर स्थित स्वामी जीतू पतित पावन भवन पर कब्जे को हटाने की मांग को लेकर स्वामी जीतू धानक समाज कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारी उपायुक्त साहिल गुप्ता से उनके कार्यालय में मिले। समिति के प्रधान राजकुमार सोलंकी ने बताया कि स्वामी जीतू धानक समाज पतित पावन नाम से मंदिर सर्व समाज की आस्था का केंद्र है। उन्होंने बताया कि जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटीज ने समिति का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद मंदिर भवन में दुकानों का कब्जा देने के लिए आदेश दिए हैं। हनुमान गेट जीतू पतित पावन भवन कब्जा कार्यवाही को रोके जाने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए स्वामी जीतू धानक समाज कल्याण सेवा समिति के प्रधान राजकुमार सोलंकी ने बताया कि स्वामी जीतू पतित पावन नाम से हनुमान गेट पर मंदिर व दुकानें हैं। इसकी देखरेख स्वामी जीतू धानक समाज कल्याण सेवा समिति करती है। उन्होंने कहा कि जो पहले ट्रस्ट थी उसके पहले सदस्यों ने नई ट्रस्ट बनाकर स्वामी जीतू पतित पावन भवन हनुमान गेट पर कब्जा लेना चाहा है और इस बाबत दीवानी अदालत भिवानी में मुकदमे भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी भिवानी द्वारा कब्जा देने के आदेश ट्रस्ट के हक में किया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। मामला दीवानी अदालत में विचाराधीन है तथा दीवानी अदालत ही फैसला करेगी। उन्होंने भिवानी उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए गुहार लगाई कि भवन की कब्जा कार्यवाही को रोका जाए जब तक कि दीवानी अदालत का फैसला नहीं आता है। सर ऐसा है, मैं राजकुमार सोलंकी स्वामी जीतू पतित पावन पाठशाला में जो स्वामी जीतू धानक समाज कल्याण सेवा समिति बनी हुई है उसका उप प्रधान हूँ। और हम आज सारा समाज जो है वो डीसी साहब से मिलने के लिए आया है, क्योंकि इस पाठशाला के अंदर 1985 में एक ट्रस्ट के नाम से हुआ करती स्वामी जीतू पतित पावन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके 28 मेंबर थे स्टार्टिंग में और धीरे धीरे करके उनके मेंबर सिर्फ 5 रह गए अब। और इन्होंने 1985 से लगा के 2020 तक वहां राज किया, लेकिन कभी समाज को कोई हिसाब किताब नहीं दिया। 2012 में अंसा आ गया, अंसे ने उसके ऊपर कब्जा रखा, सारा पैसा अपने जेब में डालता रहा। समाज जा गया। 2020 में समाज ने मतलब जो है इसमें प्रक्रिया अपनी शुरू की और धीरे धीरे जो कब्जे करवा रखे थे 14 साल से वो कब्जे छुटवाए। उस समय जो मुकदमेबाजी जो हुए मान लो वो इस समाज के युवा साथियों पे लगे और उसके फैसले भी हुए, लेकिन जब वो सारे कब्जे छुटवा दिए अब इन्होंने 2025 में आके उसी नाम से एक नई समिति का गठन किया, रजिस्ट्रेशन करवाया और अब ये कह रहे हैं कि मालिक हम है। इन्होंने रजिस्ट्रार मैडम से क्या राजनीतिक दबाव डलवाया है या ले दे की जैसे भी करके रजिस्ट्रार मैडम से कब्जा लेने के आदेश करवा लिए, जबकि हमारा कोर्ट के अंदर 2 केस चल रहे हैं और जो इसके पुराने मेंबर थे उन्होंने भी अपनी तरफ से अलग से केस डाल रखा, जिसमें सुभाष डाबला, साधुरामी दोरा उनका केस अलग चल रहा है। जो इन्होंने इलेक्शन करवाया उसके अंदर 11 आदमी तो मरे हुए हैं, जिनको मरे हुए भी 20 साल हो चुके हैं और ये उनको ये दिखा रहे हैं कि भी हमने 19 मेंबरों में इलेक्शन करवा लिया। जब बंदे 20 साल पहले मर चुके तो वो इलेक्शन में वोट डालने के लिए कैसे आए? मतलब इस बात को गवर्नमेंट नहीं देख पा रही और मैडम ने किस दबाव में आके ये आदेश किए हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा। इस उद्देश्य से हम आज डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं और अपने फरियाद करने आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारे को हमारा हक दिलाया जाए। मैं सुभाष चंद्र डाबला पुरानी कमेटी में मेंबर हूँ और इन लोगों ने वोट डलवाए तो भी नया बाजार में, जबकि ट्रस्ट के वोट ट्रस्ट की जो बाउंड्री है उसके अंदर होने चाहिए थे। ये चीज बहुत गलत है। मैं अकेला रोहित बूढ़ा आदमी है, साधु राम जी 2 ही मेंबर हैं जो इन सच्चे लोगों के साथ खड़े हैं। बस मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन गुंडा तत्वों से रक्षा की जाए। 40 साल से उन लोगों का कब्जा, राजकुमार हिसाब नहीं देता है, राजकुमार नागर डॉक्टर, समाज उससे ये क्यों नहीं पूछ रहा अभी 40 साल तक का पैसा कहाँ है? मेरा नाम सुरेश किराड़ है। मैं हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति का सदस्य रहा हूँ। ये जो पतित पावन विद्यालय है ये हमारे मोहल्ले खातीवास की है और इसी टाइम में बंसीलाल ने कब्जे कराए थे। एक तो ये हमारी इसमें लगा दी थी खड्डी और बंसीलाल पार्क के पास में उसमें लगा दी जूतों की फैक्ट्री और जो भाटिया के साथ में लगाई थी वो हैंडलूम। उसके बाद ये हमने जो ना कोशिश करी हमारे बुढ़ों ने और इसको खाली कराया तो किसी गलती से पढ़े लिखे नहीं थे हमारे बुढ़े भी, फ्रीडम फाइटर हमारे मोहल्ले के 5 हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे तो चल बसे थे। अब इन्होंने क्या किया, ट्रस्ट बना दिया। चलो ट्रस्ट बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने 1985 से लेके 2020 तक कब्जे कराए हैं
टेने लगवाई है भीतर के सारी चीजें का, और कहाँ एक पैसा भी उसमें नहीं लगाया। इसलिए हमारा मोहल्ला जाग उठा, हमारी बहनें माताओं जो भी बच्चे हैं सभी ने उठा के उनका सारा जो सौदा है वो पाड़ दिया। उसके बाद में अब ये पुराने लीडर फिर आ गए, उससे पहले ये अंदर नहीं जाते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक से संबंध जुड़ लिए। अब ये नहीं पता पैसे इस मैडम को कितने देते हैं कितने नहीं देते हैं, लेकिन इस मैडम ने कभी जाके झाँक के देखा कि क्या ये पार्टी ये ठीक है या ये ठीक है। मेरा तो डीसी साहब से यही प्रार्थना है कि पहले भी एक बार खाली कराने के ऑर्डर भेजे थे, जबकि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, उसके बावजूद भी अब फिर तैयारी है कल की बता रहे हैं। इसलिए हम कल रजिस्ट्रार उसमें गए थे, हमारे पास लेटर तक नहीं भेजा। शर्म की बात है ये। जो ये हनुमान गेट जितू पतित पावन धर्मशाला का जो ये झगड़ा है, वो एक धर्मशाला ना होकर, वो ट्रस्ट ना होकर, वो आस्था का केंद्र है। उस आस्था के केंद्र में जितना खातीवास मोहल्ला और सभी जो दानक समाज की आस्था है वो जुड़ी हुई है। ये ट्रस्ट का धर्मशाला का झगड़ा नहीं है, ये आस्था का केंद्र है। वहाँ पे ये माताएं बहनें जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं। अगर दूसरी ट्रस्ट भर के आदमी उस ट्रस्ट पे कब्जा करेंगे तो ये माताएं बहनें अपने आस्था का केंद्र कहाँ पे पूजा पाठ करेंगी। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि न्याय किया जाए, जो आस्था का केंद्र मान के न्याय किया जाए। जिसकी आस्था कोई भी है, हमने हिंदू धर्म में जन्म ले रखा है, जिस भी हिंदू भाई की जो आस्था का केंद्र है वो वही आस्था करेगा और वही पूजा पाठ करेगा। ये कोई धर्मशाला या ट्रस्ट का झगड़ा नहीं, ये आस्था का केंद्र है। आस्था के लिए जो खातीवास मोहल्ला है उसमें हम भी हैं, वहाँ हम भी पूजा पाठ करते हैं। 10 से 19 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप के 45 किलोग्राम भार वर्ग में चयनित खिलाड़ी सूरज तंवर भिवानी जिले का नाम रोशन करेगा। अकादमी के अध्यक्ष मुकेश तंवर और संचालक सोमवीर वशिष्ठ ने बताया कि सूरज तंवर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस खेल में विश्व स्तर पर भिवानी का सम्मान बढ़ाएगा। उन्होंने ओलंपिक खेलों में भी इस खिलाड़ी के द्वारा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने की जानकारी दी। भिवानी का खिलाड़ी सूरज तंवर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में होने वाली वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर न केवल भारत का प्रतिनिधित्व करेगा बल्कि हरियाणा और भिवानी का नाम रोशन करेगा। यह अवसर उनकी वर्षों की मेहनत, मुए थाई खेल संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा, प्रदेश महासचिव व कोच सोमवीर वशिष्ठ, माता पिता और सीनियर खिलाड़ियों के सहयोग से संभव हुआ। मुकेश तंवर व सूरज के कोच सोमवीर वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से कहा कि भिवानी के मुए थाई खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं और देश व प्रदेश के साथ जिला भिवानी का विश्व स्तर पर नाम चमका रहे हैं। इसके बाद सूरज सऊदी अरब के बहरीन में होने वाले तीसरे एशियन यूथ ओलंपिक खेलों में 45 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसके लिए सूरज अपने कोच सोमवीर वशिष्ठ के मार्गदर्शन में प्रतिदिन सुबह शाम 6 से 7 घंटे अभ्यास कर रहा है। शर्मा ने बताया कि सूरज इससे पहले भी लगातार 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रहा है। यह जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं मुए थाई खेल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 100 देशों के लगभग 1200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मेरा नाम सोमवीर वशिष्ठ है। मैं दुर्गा स्पोर्ट्स एकेडमी में खिलाड़ियों को मुए थाई एवं मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता हूं। और हमारे सूरज तंवर जो कि 45 किलोग्राम भार वर्ग का खिलाड़ी है, जो कि लगातार पिछले 4 वर्षों से चैंपियन रहा है और अभी हाल ही में एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 12 जून को सिलेक्शन ट्रायल लिया गया था, जिसमें सूरज तंवर का 45 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय टीम के अंदर इसका चयन किया गया है। जो कि यह चैंपियनशिप 10 तारीख से 19 तारीख तक अबू धाबी के अंदर आयोजित की जाएगी, जिसमें एकमात्र खिलाड़ी सूरज तंवर है जो कि हरियाणा की टीम से भारतीय दल के अंदर ये अपना दमखम दिखाएगा। और हमें उम्मीद है कि सूरज पिछले वर्षों की भांति इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल प्राप्त करके हरियाणा प्रदेश के साथ साथ भिवानी जिले का नाम रोशन करने का कार्य करेगा। मेरा नाम सूरज तंवर है और मैं वर्ल्ड मुए थाई गेम्स के लिए सिलेक्टेड हुआ हूँ, जो अबू धाबी में होने जा रही है। और मैं वहाँ पर गोल्ड मेडल लाकर अपने देश व प्रदेश का नाम रोशन करूँगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ।
कोच का और माँ बाप का। मेरा बेटा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं मुकेश भाई साहब को, सुमीर भाई को और हमारे भाभी जी को और हमारे पूरे मुआथाई परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन सब की सपोर्ट से, उनकी मेहनत से, उनके सहयोग से आज ये हमारा भतीजा सूरज तंवर 10 तारीख को ये जो चैम्पियनशिप होने जा रही है अबू धाबी में, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और ये जाएगा। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे हरियाणा के लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है और उसके बाद हमारे भिवानी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बच्चे ने हमें वो एक पल महसूस कराने का, गर्व महसूस कराने का एक पल दिया है और क्षण दिया है। इसके हम आभारी रहेंगे और बेटे को आशीर्वाद है कि आगे जाके ओलंपिक वगैरह में या उससे बड़ी कोई सफलता है उसमें जाके हमारे भिवानी का, हमारे परिवार का, हमारे हरियाणा का नाम रोशन करें। और अब चलते चलते हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मधुबन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण, जन सुरक्षा और जन सेवा को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि पुलिसिंग का मूल उद्देश्य जनता को न्याय संगत, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि महिला विरुद्ध अपराधों का पर्यवेक्षण उच्च अधिकारी स्वयं करे और पीड़िताओं की काउंसलिंग सुनिश्चित की जाए। वर्ष 2025 में और वर्ष 2024 की समान अवधि की तुलना में बलात्कार के प्रयास, अपहरण, छेड़छाड़ और दहेज हत्या जैसे सभी प्रमुख शीर्षकों में 16% से 25% की कमी आई है। बताया गया है कि DSRAF के 46 वाहनों को डायल 112 के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त रोहतक के सुनारिया में एक महिला पुलिस दुर्गा बटालियन स्थापित की गई है। संगठित अपराध और उसके ऑनलाइन महिमा मंडन पर भी प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें 54 आपत्तिजनक गाने और कई अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए। डीजीपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के सभी गांव और वार्ड को नशा मुक्त घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। इसलिए प्रेरित टीमें गठित की जाएं और औषधि नियंत्रक विभाग को साथ लेकर मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्टों और फार्मासिस्टों के साथ नियमित बैठकें हों। उन्होंने नशा तस्करों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति अटैच करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 5 करोड़ की लागत से विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि उन्हें अपेक्षा है कि वे इन दिशा निर्देशों का पालन कर प्रदेश को और अधिक सुरक्षित, नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने में योगदान देंगे। और अब फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गांव कलिंगा में मकान के छत ढहने से 3 नाबालिग बच्चियों की मौत, 3 हुए गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रीय शिक्षक समारोह में 101 शिक्षक हुए सम्मानित। जल भराव के क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक रहेंगे बंद। रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने से बढ़ेगी डाक सेवा की स्पीड, कहा डाक अधीक्षक संजय कुमार ने। स्वामी जीतू धानक समाज कल्याण सेवा समिति ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। भिवानी के सूरज तंवर का अबू धाबी के लिए चयन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।